हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरा नाम है शाहनवाज कुरैशी और आप देख रहे हैं बायोकेम क्लासेस यूट्यूब चैनल। ठीक है, जहां पर आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। उसका सेकंड लेक्चर देखेंगे हम। ठीक है, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा, उसमें अब तक हम देख चुके हैं कि हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, डिजीज का कॉन्सेप्ट क्या था, पुराने समय में बीमार क्यों पड़ते थे, लोगों की क्या सोच थी। हालांकि ये इस तरह की सोच आज भी है, बुरी आत्मा, ठीक है, और ओपरी पराई, इस तरह की चीज़ें ये हमारे सामने आज भी देखने मिलती हैं। लेकिन एक्सक्लूसिवली पुराने टाइम में केवल और केवल इन्हीं पर विश्वास किया जाता था। डॉक्टर नहीं होते थे, ठीक है, तांत्रिक, नीम हकीम, खतरा जान, ये सब वहाँ पर अवेलेबल होते थे। तो इसी वजह से माना जाता था कि बुरी आत्मा या पिछले जन्म का जो कर्म है हमारे, वे निर्धारित करते हैं कि हम बीमार पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। तो इस चीज़ को सबसे पहले रिजेक्ट करने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था, इनका नाम था हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने क्या दिया, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दिया। उन्होंने कहा कि हमारी बॉडी के अंदर 4 तरह के फ्लूइड पाए जाते हैं जिनका प्रॉपर बैलेंसिंग ही आदमी को हेल्दी की कंडीशन में बना के रखता है, यानी हेल्दी बना कर रखता है। और अगर उनके कंपोजिशन में या उनके कंपोजिशन में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस देखने मिलता है आपको, तो इंसान क्या हो जाएगा, वो बीमार पड़ जाएगा। आई बात समझ में। वो क्या थे, वो थे ब्लड, लिम्फ, ब्लैक बाइल और येलो बाइल। ये चारों के चारों फ्लूइड थे। उसके अलावा गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस सबसे पहले डिस्प्रूव किसने किया, विलियम हार्वे ने। उन्होंने ब्लड की डिस्कवरी की। उन्होंने कहा कि बॉडी के अंदर 4 तरह के फ्लूइड नहीं होते हैं, केवल एक ही तरह का फ्लूइड होता है जो बार बार सर्कुलेट करता रहता है, रिपीटेडली सर्कुलेट करता रहता है। यानी उन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम की क्या कर दी, डिस्कवरी कर दी। आई बात समझ में। उसके बाद में रॉबर्ट कोच और लुइस पास्चर ने कुछ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद में कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि बीमारी जो होती है वे किसी ओपरी पराई का असर नहीं है। बीमारी होने का जो कारण है वो क्या है, वह है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद में मैंने हेल्थ का कॉन्सेप्ट बताया था, टाइप्स ऑफ हेल्थ बताई थी, किस तरह से हेल्थ को अचीव किया जा सकता है और हेल्दी रहना ज़रूरी होता है, क्यों ज़रूरी होता है, ये भी मैंने आपसे क्या किया था, डिस्कस किया था। आई बात समझ में। तो अब मैंने आपको पैथोजन के बारे में भी लास्ट कल ही बता दिया था। और पैथोजन में मैंने आपको बताया था कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को क्या बोलते हैं, पैथोजन बोला जाता है। उनमें जो सबसे पहला जो वेरी फर्स्ट पैथोजन है वो क्या है, वो है हमारा बैक्टीरिया। और उसी बैक्टीरिया के रिगार्डिंग हम डिजीज पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा पहला पैथोजन है वो क्या है, हमारा यानी बैक्टीरिया। यानी हम ऐसे डिजीज पढ़ेंगे जो किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। मतलब बैक्टीरियल डिजीज को आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पूरा करने वाले हैं। आई बात समझ में। देखो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होने को तो बहुत सारी है ना, ठीक है, 15 भी कई सारी बीमारियां हम यहाँ मेडिकल के लेवल की चीज़ें, ग्रेजुएशन के लेवल की चीज़ें नहीं देख रहे हैं। आपके एनसीईआरटी के अंदर बहुत थोड़ी ही बीमारियां हैं जो दे रखी हैं। कौन कौन सी, एक तो हो गया आपका टाइफॉइड, ठीक है, जो डिटेल में है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानेंगे। उसके अलावा आपका एक न्यूमोनिया आ गया, ठीक है, न्यूमोनिया को भी हम यहाँ पर देखेंगे, डील करेंगे, न्यूमोनिया से भी डील करने वाले हैं। उसके अलावा डायसेंट्री भी होती है, ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा आपके हुपिंग कफ भी देखने मिलती है, ठीक है, क्लियर है, जिसे हम डिब्बा खांसी, काली खांसी भी बोलते हैं, 100 डेज कफ के नाम से भी जाना जाता है। हुपिंग कफ के अलावा आपके प्लेग भी है, ठीक है। उसके अलावा टेटनस, ये भी इसी की बीमारी है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। कोलेरा हो गया, आई बात समझ में, ठीक है। और कोलेरा के अलावा और कौन सी बीमारी हो गई, और हो गई आपके ट्यूबरक्लोसिस हो गया। मतलब बहुत सारी बीमारी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हमें क्या देखनी है, हमें केवल टाइफॉइड और निमोनिया को डील करने वाले हैं। और सभी के तो नाम गिवन है हमारे, ठीक है। तो हमारे सिलेबस के अंदर क्या है, हमारे सिलेबस के अंदर है केवल टाइफॉइड और न्यूमोनिया, इन 2 बीमारियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो बीमारी जिसको पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है टाइफॉइड। तो ऑब्वियस सी बात है, डिजीज क्या है, टाइफॉइड है। तो टाइफॉइड का पैथोजन क्या होगा, टाइफॉइड का पैथोजन मतलब किसकी वजह से बीमारी होती है, वो होती है एक बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है, ठीक है, क्लियर है। और उस बैक्टीरिया को जो नाम होता है, दैट मीन्स इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, हम पैथोजन चाहे जरूरी नहीं है लिखना इस तरह से, लेकिन पॉजिटिव एजेंट क्या है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होगा, साल्मोनेला टाइफी। क्या होगा, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। एक बैक्टीरिया होता है जो कि एक क्या नाम लेकर है, एक इस तरह से आपका बैक्टीरिया होता है, इस तरह से उसकी शेप होती है समहाउ, और पूरी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, उसके फिलामेंट निकले हुए होते हैं। जब आपके फिलामेंट पूरी बॉडी से निकलते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पेरिट्राइकस कंडीशन बोलते हैं। और ये साल्मोनेला टाइफी एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और पेरिट्राइकस बैक्टीरिया मौजूद होता है। आई बात समझ में। पेरिट्राइकस मतलब पूरी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, इसके फिलामेंट आपको देखने मिलते हैं। आई बात समझ में।
तो ये तो था आपका साल्मोनेला टाइफी के बारे में कि पॉजिटिव एजेंट क्या है और आपके इसका ये क्या बोला जाता है, इसे मतलब साल्मोनेला टाइफी क्या होता है, ग्राम नेगेटिव या पेरिट्राइकस बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अब इससे आगे की तरफ चलते हैं। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मैंने कल ही आपको इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझाई थी, उसमें बताया था इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया कितने मतलब बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद में कितने टाइम के बाद सिम्टम्स दिखाने सिम्टम्स जो है शो होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी बैक्टीरिया एंटर किया, वो एकदम से जाके सिम्टम्स कॉज नहीं करता है, एकदम से बीमारी के लक्षण निकल कर नहीं आते हैं, कुछ टाइम पीरियड लगता है, थोड़ा बहुत समय लगता है, और वो जो थोड़ा बहुत समय होता है उसी समय को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है। तो जो साल्मोनेला टाइफी है उसके लिए जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो लगभग 1 दिन से, मतलब आपके मान के चल सकते हैं 7 दिनों से 7 to 21 डेज का। ठीक है, 7 से 21 दिनों का क्या होता है यहाँ पर आपके ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है। यानी एक बार साल्मोनेला टाइफी आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो एंटर करने के बाद में आपके लक्षण निकलने में कितने दिन आते हैं, 7 से 21 दिन लग जाते हैं आपको इस चीज के लक्षण दिखाने में। आई बात समझ में क्लियर है। तो ये तो था हमारा किसका, साल्मोनेला टाइफी के इंक्यूबेशन पीरियड का। अगली चीज आती है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी तक पहुंचता कैसे है, ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी तक पहुंचता कैसे है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन या मोड ऑफ इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, मोड ऑफ इन्फेक्शन या मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोलेंगे, वो होगा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जो आपका दूषित जल या दूषित भोजन है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जो आपका दूषित जल और दूषित भोजन होता है। ठीक है, दूषित जल और दूषित भोजन ही इस चीज के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी किस तरह से आपकी बॉडी के अंदर पहुंचता है, वो पहुंचता है कंटामिनेटेड फूड से और कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू। कैसे पहुंचता है, देखो ये जो होता है ना एक्चुअल में, ये जनरली कहाँ पाया जाता है, पाया जाता है आपको ह्यूमन एक्सक्रीटा के अंदर देखने मिलता है। आई बात समझ में, ये बैक्टीरिया आपको कहाँ देखने मिलता है, ये बैक्टीरिया आपको ह्यूमन एक्सक्रीटा के अंदर देखने मिलता है। तो फूड और वाटर के अंदर पहुंचता कैसे, देखो बहुत सारे आज भी क्या सीन है, कुछ जगह पर पड़ता क्या होती है, जो हम फ्रेश होने के लिए मॉर्निंग टाइम में कहाँ यूज करते हैं, वो खेतों का यूज किया जाता है। खेतों में सब्जी फल उगते हैं। ठीक है, तो वहां पर जब सीवेज ह्यूमन एक्सक्रीटा खेतों में मिलाया जाता है, ठीक है, उसके बाद में नदी किनारे होता है, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, इनकी वजह से, यानी ह्यूमन सीवेज जो है, और घरों की पाइपलाइन की जो सप्लाई होती है वो रिवर से, नदी नालों के थ्रू होते हुए कहाँ पर जाती है, रिवर से कनेक्ट होती है। आजकल तो खैर एक अलग तरह का सीन हो गया है, मतलब गवर्नमेंट भी इस चीज़ के लिए अवेयर है और लोग भी इस चीज़ के लिए अवेयर हैं। ठीक है, वे ह्यूमन एक्सक्रीटा को एक जगह पर एक गड्ढे के अंदर स्टोर किया जाता है और वहाँ से पानी को फिल्टर आउट करके, मतलब जस्ट फिल्टर करके, फिल्टर मतलब वो नहीं एक्वागार्ड वगैरह लगा के नहीं, केवल एक तरह से छलनी की तरह से केवल पानी को वाटर बॉडीज के अंदर छोड़ा जाता है। आई बात समझ में। उसके अलावा सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट भी कुछ जगह पर देखे गए हैं, जहाँ पर पानी की ज़्यादा कमी होती है वहाँ पर सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये पहुँचता कैसे है फूड एंड वाटर के अंदर, ऑब्वियस सी बात है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, जो नदी किनारे शौच करने की जो आपके आदत है लोगों की, गाँव के अंदर आज भी देखने को मिलता है कि जो है जंगल के अंदर जाते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, सुबह के टाइम पे, और इसको लेके एक मूवी भी आई थी जिसका नाम था टॉयलेट, एक प्रेम कथा। ठीक है, तो ये इस मूवी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी थी कि खुले में शौच करना या गाँव के खेतों के अंदर जाना या नदी किनारे करना, ये बहुत सारी बीमारियों को बढ़ावा देता है, जिनमें टाइफॉइड भी आपके एक होती है। आई बात समझ में। अब ये बैक्टीरिया उसके थ्रू, ह्यूमन एक्सक्रीटा के थ्रू कहाँ पहुंचता है, वाटर के थ्रू पहुंचता है। वाटर के थ्रू क्या होता है, आपके ये बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे कुछ शहर, जैसे मेट्रो शहर होते हैं, मेट्रो सिटी होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें सीवेज की पाइपलाइन और वाटर की सप्लाई की जो पाइपलाइन होती है वो साथ साथ रहती हैं लगभग ऑलमोस्ट। ठीक है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है जो सीवेज पाइपलाइन जो हो जाती है रिस जाती है, लीक हो जाती है, और उससे वो सीवेज निकल कर वाटर की पानी की सप्लाई जो होती है उसके कॉन्टैक्ट में आ जाता है, तो पानी कंटामिनेट इस तरह से हो सकता है। आई बात समझ में क्लियर है। और जनरली ये केस आपको कहाँ देखने मिलता है, टाइफॉइड जो होता है आपको वो डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा देखने मिलता है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्री। आई बात समझ में क्लियर है। अभी तक ऑलमोस्ट ये ह्यूमन के अलावा किसी और जीव के अंदर ऑब्जर्व नहीं किया गया है। ठीक है, टाइफॉइड की जो बीमारी किसी जानवर के अंदर ये अभी तक ऑब्जर्व नहीं की गई है। ठीक है, तो ये तो था इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन के लगता कैसे। उसके अलावा साइट ऑफ इन्फेक्शन, ये हमारी बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया पहुंचता कहाँ है, देखो क्या हो गया इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन को अब हम देखेंगे। अच्छा, ये बैक्टीरिया क्या था, किसके थ्रू पहुंचा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू पहुंचा। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू पहुंचने गए, जो आप कोई चीज खाते हैं पीते हैं वो कहां पर जाते हैं, मेरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाती है। तो इसकी ये जाता कहां, ये सबसे पहले पहुंचता है आपके इंटेस्टाइन के अंदर। तो मेन साइट, इसके साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, वो है इंटेस्टाइन है। क्या है,
इंटेस्टाइन है, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर जाता है और इंटेस्टाइन के अंदर, भाई क्यों जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि फूड और वाटर जो भी होता है मोस्टली आपके डाइजेस्टिव, बस सारी चीज़ें मोस्टली क्या, फूड जो भी चीज़ आप खाओगे पियोगे वो सब कहाँ जाएगा, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जाएगा। और इंटेस्टाइन इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, और यही वो जगह होती है जहाँ से फूड को जो है एब्जॉर्ब किया जाता है, और इंटेस्टाइन से ही ये क्या कर लेता है, ये फूड के साथ साथ एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर, और वहाँ के थ्रू गोल ब्लैडर के अंदर, मतलब वहीं से गोल ब्लैडर के अंदर, स्प्लीन के अंदर, लीवर के अंदर, ठीक है, कभी कभी ब्रेन के अंदर। आई बात समझ में? तो ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर जाता है, लेकिन जो सबसे पहला प्राइमरी जो साइट है इसकी नॉर्मल कंडीशन में वो क्या है, वो है इसकी इंटेस्टाइन। तो जब इंटेस्टाइन में जाकर ये अटैक करता है, तो अटैक करने के बाद में कुछ सिम्टम्स निकल कर आते हैं, कुछ लक्षण निकल कर आते हैं, जिन लक्षणों के आधार पर डॉक्टर डायग्नोस करता है कि हाँ इसको टाइफाइड हो सकता है। सबसे पहली बात, इंटेस्टाइन के अंदर हुआ तो हल्का हल्का पेट में क्या होगा, मीठा मीठा दर्द होना शुरू हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, क्लियर है, एब्डोमिनल पेन होगा। उसके अलावा इंटेस्टाइन में है तो एब्जॉर्प्शन की राह में रुकावट पड़ेगा, तो डायरिया देखने मिल सकता है, और कभी कभी क्या देखने मिल सकता है आपको, कॉन्स्टिपेशन भी देखने मिल सकता है। सर ये बात कुछ हजम नहीं हुई, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन एक साथ कैसे चल सकते हैं? अरे भैया इस कंडीशन को बोलते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। क्या बोलते हैं इसे? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जहां पर हमारा जो बाउल मूवमेंट होता है, जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और कभी डायरिया की कंडीशन, कभी कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन यहाँ पर देखने मिल सकती है, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा ये तो हो गया आपका डायरिया, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग भी यहाँ पर देखने मिल सकती है, उल्टी वगैरह, ठीक है। उसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी यहाँ पर देखने मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में यहाँ पर हेडेक होगा, सिर के अंदर दर्द हो जाएगा, क्लियर है, ऊपर से मिटा दे रहा हूँ, ऊपर का समझ में आ गया होगा आपका, ठीक है। हेडेक हो जाएगा, सिर का दर्द सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, और उसके अलावा सिर के दर्द के अलावा ये क्या देखने मिलेगी और चीज़ें, और आपको फीवर वगैरह भी देखने मिल सकता है। आई बात समझ में? तो फीवर वगैरह भी यहाँ पर देखने मिल सकता है, सिर का दर्द होगा, फीवर हो गया, ठीक है, जी मिचलाना। और जो फीवर होता है ना वो बड़ा तेज फीवर होता है भैया, यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये तो हो ही गया हमारा, चलो सिम्टम्स को ऊपर लेकर जा रहा हूँ मैं, ठीक है। वोमिटिंग के साथ साथ क्या देखने मिलेगा आपको, नोजिया, जी मिचलाना जिसे बोलते हैं, हेडेक देखने मिलेगा, सिर का दर्द होगा, हाई ग्रेड फीवर, बहुत तेजी का फीवर रहेगा, और फीवर जो है वो बड़ी तेजी, मतलब कंटिन्यूस मैनर में इंक्रीज होता है, एकदम नहीं तेज होता, 100 102 103, मतलब कंटिन्यूस लैडर लाइक मैनर में इंक्रीज होता है। हाई ग्रेड फीवर होता है ऑलमोस्ट 103 डिग्री के आसपास, यानी ग्रेटर देन 102 रहता है, ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हैं, ये फ़ारेनहाइट हो गया, 39 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इस रेंज का क्या होता है, फीवर होता है, ठीक है, क्लियर है। ये तो थी नॉर्मल जो आपके सिम्टम्स हैं। आई बात समझ में? नॉर्मल आपका डॉक्टर पूछेगा कि हाँ जी, आप बोलोगे कि डॉक्टर साहब सिर में दर्द हो रहा, बुखार हो रहा, तो डॉक्टर साहब बोलेंगे अच्छा सिर में दर्द हो रहा, बुखार हो रहा, जी मिचलाना हो रहा, हाँ जी हो रहा, दस्त वगैरह भी लग रहे, हाँ जी लग रहे, खांसी लग रही, खांसी क्यों पूछी, क्योंकि बुखार लग के खांसी कहाँ आती है, वो निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में आती है। तो नहीं डॉक्टर साहब खांसी तो नहीं है, मतलब डॉक्टर साहब श्योर हो गए कि फेफड़ों की प्रॉब्लम नहीं है। फिर डॉक्टर साहब बोलेंगे लगा अच्छा दस्त वगैरह लग रहे या कब्ज वगैरह की शिकायत है, हाँ जी शिकायत है, तो समझ गए मतलब कि ये कहाँ इंटेस्टाइनल की वजह से इसको फीवर चढ़ा। अच्छा भूख कैसी लग रही, भूख नहीं लग रही जी बिल्कुल भी, बहुत बढ़िया। उसके अलावा जी मिचलाना, उल्टी आना, ये तो थी बेसिक सी कंडीशन। अब डॉक्टर को डाउट होता है कि हाँ भाई इसको तो टाइफाइड हो सकता है। अब डॉक्टर क्या बोलता है कि भैया आप लेट जाइए, लेटता है, और डॉक्टर जो है वो पेट जो होता है हमारा एब्डोमन वाले रीजन है उसको ऑब्जर्व करता है, और क्या देखता है कि जो हमारा अपर एब्डोमन होता है, जो ऊपर का पेट का हिस्सा होता है, चेस्ट और एब्डोमन के बीच वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, अपर एब्डोमन, उसमें क्या देखने मिलता है, उसमें रोज स्पॉट देखने मिल सकते हैं, ठीक है, रोज या फिर क्या बोलते हैं रेड स्पॉट देखने मिलते हैं, लाल लाल धब्बे देखने मिलते हैं, पूरे एब्डोमन पे देखने मिलेंगे। तो डॉक्टर समझ जाएगा कि हाँ ये रेड स्पॉट या रोज स्पॉट किसकी वजह से आए हैं, इनका कारण है इंटेस्टाइनल परफोरेशन। क्या कारण है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, यानी जो आंतें होती हैं उसके अंदर क्या पड़ गए, छाले पड़ गए, वो बैक्टीरिया ने आंतों के अंदर सुराख कर दिया, छेद कर दिया। और ये जो छेद करता है ना टाइफाइड का बैक्टीरिया, ये हीलेबल होता है, ये अपने आप हील कर जाता है, समय रहते हुए अपने आप हील कर जाता है, ठीक है। और अपने आप हील करने की वजह से इसको सर्जिकल ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कभी कभी जब ज्यादा सीवियर केसेस हो जाता है तब उस कंडीशन में इन परफोरेशन को, जो इंटेस्टाइन के अंदर सुराख हुए हैं, छेद हुए हैं, इनको क्या करते हैं, सर्जिकली भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो अपर एब्डोमन में क्या देखने मिलेगा, रोज स्पॉट या रेड स्पॉट देखने मिलेंगे, इंटेस्टाइनल परफोरेशन देखने मिलेगा, और बहुत सीवियर केसेस में क्या होता है, यहाँ पर हेलुसिनेशन भी देखने मिल सकता है। हेलुसिनेशन जरूरी नहीं है लेकिन देखने मिल सकता है, लेकिन यह माना जाता है कि हेलुसिनेशन इसकी एक तरह से लास्ट स्टेज है। मतलब ये बुखार आपके दिमाग के ऊपर क्या कर गया, टकरा गया, और उसके बाद में मतलब गांव के अंदर जैसे देखा भी होगा ना आपने, सुना भी होगा
जब कोई मरने वाला होता है वो बोलता है कि मुझे ये दिखाई पड़ रहा, वो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, तो लोग सोचते हैं कि भैया अब तो इसका आखिरी टाइम आ गया, डॉक्टर वगैरह को दिखाने की जरूरत है ही नहीं अब तो इसे। तो कुछ इस तरह की कंडीशन है। हेलुसिनेशन होगा ही होगा, जरूरी नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि हेलुसिनेशन आने के बाद में पेशेंट ठीक भी नहीं होगा, पेशेंट ठीक हो सकता है अगर हम उसे थोड़ा सा सही से ट्रीट करें। आई बात समझ में? कोई बात नहीं। खैर, लाइट चली गई है। तो ये तो थी किसकी बात, ये थी बात आपके इस कंडीशन को लेकर बात थी। तो यहाँ पर आपकी क्या होती है, यहाँ पर आपका टाइफाइड का जो बेसिक सिम्टम्स वाला पार्ट था वो क्या हो गया, वो पूरा हो गया। टाइफाइड पूरा कर दे रहा हूँ, लाइट आ गई तो ठीक है, अदरवाइज अगले लेक्चर में निमोनिया को कवर करेंगे हम, ठीक है, क्लियर है। तो चलो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, शायद आपको दिख गया होगा पीछे को कहीं को, जब मैं हटूंगा लाइट जाने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ये तो थी हमारी टाइफाइड के सिम्टम्स तक की बात। अब डॉक्टर ने सिम्टम्स के आधार पर अंदाजा लगाया कि हाँ भाई इसे क्या हो सकता है, इसे टाइफाइड हो सकता है। तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर टेस्ट करा के देखेगा। तो डॉक्टर टेस्ट क्या करेगा, टेस्ट कराता है। इसमें एक टेस्ट का नाम आता है जिसका नाम है विडोल टेस्ट। क्या नाम है, विडोल टेस्ट। विडोल टेस्ट कराता है, ये एक एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट होता है जो कि कंफर्म करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है वो मौजूद है या नहीं है, ठीक है। विडोल टेस्ट एक टाइफाइड को टेस्ट करने का तरीका होता है। उसके बाद में कंफर्म करने के बाद में डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट चलाता है, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट इसका क्या है, बुखार है तो बुखार, देखो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या यूज करेगा, वो एंटीबायोटिक्स यूज करेगा। और एंटीबायोटिक में कौन कौन से एंटीबायोटिक कॉमनली यूज करते हैं, एक तो क्लोरामफेनिकोल भी यूज की जाती है, हालांकि बहुत पहले यूज की जाती है, शायद अब इसका यूज जो है वो बंद हो चुका है, लेकिन मार्केट में इसे नई तरह से मॉडिफाई करके रिलीज कर दिया। उसके अलावा ऑफ्लोक्सासिन, ठीक है, ऑफ्लोक्सासिन मार्केट के अंदर यूज की जाती है। उसके अलावा क्या होता है इसमें, एम्पिसिलिन इसके अंदर यूज की जाती है, ठीक है। ये एंटीबायोटिक का नाम वैसे बता रहा हूँ मैं, याद रखने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। उसके अलावा टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर को डाउन करने के लिए कौन सी दवाई यूज करते हैं हम, एंटीपायरेटिक्स, पायरो वर्ड आता है टेम्परेचर के लिए। और ऐसी दवाई जो आपका टेम्परेचर क्या करती है, डाउन करती है, ऐसी मेडिसिन जो टेम्परेचर को डाउन करती है, उस मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, उस मेडिसिन को बोलते हैं हम एंटीपायरेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। और एंटीपायरेटिक्स जो बड़ी कॉमन दवाई है आपकी वो कौन सी है, वो है पैरासीटामोल। आई बात समझ में? देखो शायद थोड़ा सा लाइट वगैरह आ गई तो थोड़ा सा दिख जावे। हाँ, कोशिश कर रहे भैया हम कि लेक्चर हमें यहीं पे ही खत्म ना करना पड़े। तो क्या हो गया, ये एंटीपायरेटिक्स दवाई होगी। और एंटीपायरेटिक्स दवाई कौन सी है, एंटी मतलब जो टेम्परेचर को डाउन करती है। और इसके अंदर बड़ी फेमस दवाई है पैरासीटामोल। मार्केट के अंदर शायद आपने भी नाम सुना होगा, कैलपोल 650, ठीक है, ब्रांड नेम के आती है, कैलपोल 650, डोलो 650, ठीक है। पहले फ्लेक्सोन वगैरह भी यूज करते थे, उसके अंदर आइब्रोफेन और पैरासीटामोल मौजूद होता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो ठीक है, ये एंटीपायरेटिक्स होगी। उसके अलावा एंटीबायोटिक दे दी, एंटीबायोटिक दे दी, ठीक है। उसके अलावा मल्टीविटामिन, इम्यूनिटी के सपोर्टर, इम्यूनिटी बूस्टर भी यहाँ पर दिए जाते हैं, इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए भी ये चीजें दी जाती है। और उल्टी वगैरह होगी तो उसके लिए ओंडेस्ट्रोन वगैरह भी दिया जाएगा। यहाँ पर वोमिकाइंड के नाम से, ब्रांड नेम के नाम से होती है, वो सिम्टोमेटिक होती है। लेकिन मेन क्या है, मेन है इसका एंटीबायोटिक और एंटीपायरेटिक। बुखार को कम करना है और बैक्टीरिया को किल करना है, उसकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करना है, ये हमारा इंपॉर्टेंट टास्क है। उसके अलावा मल्टीविटामिन, ताकत की गोलियां, क्योंकि कमजोरी और भूख की कमी यहाँ पर रहती है, ठीक है। और एक चीज और है कि एंटीबायोटिक का कोर्स जब भी पूरा किया जाता है, लगभग 17-18 दिन का, 16 दिन का कोर्स डॉक्टर बताते हैं। जब भी एंटीबायोटिक आपको डॉक्टर क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है, तो एंटीबायोटिक का कोर्स हमेशा पूरा करना चाहिए। कारण है कि जब भी आप एंटीबायोटिक का कोर्स अधूरा छोड़ते हैं तो इसकी वजह से एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हो, जैसे बोलते हैं ना कि सांप को मार दिया, उसको अधमरा करके आपने छोड़ दिया। और अधमरा शेर, अधमरा सांप, ये पहले से ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो यही कंडीशन यहाँ है। आपने बैक्टीरिया को, डॉक्टर बोला कि 5 दिन खानी, मतलब 5 ही दिन खाओ। ये नहीं कि आपको आराम लग गया तो 2 दिन में हो गया। होती है इस तरह की कंडीशन कि भैया डॉक्टर ने कहा कि 10 दिन दवाई खानी, 3 दिन आपने ठीक हो गए, क्यों पैसा बिरान करना, ये करना। अगर इस तरह की हम कंडीशन करते हैं तो मतलब हम बैक्टीरिया को मार तो रहे हैं, साल्मोनेला टाइफी को तो मार रहे, लेकिन उसे अधमरा करके छोड़ रहे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो दोबारा फिर सही से होकर हम पर अटैक करेगा तो वो पहले वाली गलती तो करेगा नहीं। उसे पता है आप कौन सी दवा यूज करो, किस तरह से कंडीशन कॉज होंगी। तो उस कंडीशन में ये बैक्टीरिया एक अपने अंदर एक रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, ठीक है। यानी साल्मोनेला टाइफी की लगभग 100 से ज्यादा आपको स्ट्रेन देखने मिलती है। समझ में आई बात। साल्मोनेला टाइफी की जो बैक्टीरिया होते हैं वे लगभग 100 से ज्यादा टाइप के साल्मोनेला टाइफी होते हैं। और उनमें कई सारी स्ट्रेन क्या होती है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होती है, मतलब उनके ऊपर किसी एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता है। दिखने में बड़ी सिंपल बीमारी है, लेकिन ये एक बहुत गंभीर बीमारी भी हो सकती है अगर हमने इसके लापरवाही कर दी। और दुनिया के अंदर आज भी, अभी भी इलाज होने के बावजूद इस बीमारी की वजह से लाखों लोगों की मौत हो जाती है। आई बात समझ में? लाखों लोग किसी जंग में नहीं मरते। एक छोटे से वायरस ने, कोविड-19, जो मैं बिना माइक्रोस्कोपिक लेंस के
दिखाई भी नहीं पड़ सकता है। उस वायरस ने सारी दुनिया को तहस नहस करके रख दिया, हिला के रख दिया। ये एक बैक्टीरिया, यानी इतना नुकसान किसी युद्ध में, किसी जंग में नहीं होता जितना इन बैक्टीरिया माइक्रोब्स की वजह से हो जाता है। आई बात समझ में? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो इनइफेक्टिव हो जाती हैं बैक्टीरिया के ऊपर, माइक्रोब्स के ऊपर। आई बात समझ में? क्लियर है? और इसका कारण केवल यही नहीं कि आप कोर्स पूरा नहीं करते, इसका कारण बहुत सारे, जैसे आजकल हम देखते हैं कि आप गाँव के अंदर डॉक्टर, मतलब इन द सेंस डॉक्टर, मैं गाँव को भी टारगेट नहीं करके बोलता, गाँव में भी अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसका इंप्रूव बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना भी उसकी ज़रूरत है। तो उसमें क्या करते हैं, आपको कॉमन कोल्ड नज़ला हो गया, भाई वायरस से होने वाली दवाई है, उसका मेरे आज तक समझ में नहीं आया एंटीबायोटिक का क्या काम है। वहाँ पर डॉक्टर क्या कर देता है, आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर देता है, 3-4 तरह की गोली ले लो भैया, मॉक्सिकैन CV 625 हो गया। एक डॉक्टर है हमारे यहीं के लोकल में, जान पहचान के, बोला डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक की क्या ज़रूरत है इसमें? बोले कि पेशेंट सोचता है कि डॉक्टर को कुछ नहीं मालूम है, अगर 2-4-5 गोली ना देना, पेशेंट को अंदर से फील ही नहीं आता कि हाँ वो दवाई खा रहा। कॉमन कोल्ड जबकि अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है। खैर अगर ज़्यादा हो तो उसके लिए भी दवाई मौजूद है मार्केट में, एंटीहिस्टामिन ड्रग लेते हैं, ठीक है, सिनारेस्ट वगैरह के नाम से, सिट्राजिन वगैरह के नाम से ये चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी एंटीबायोटिक का लॉजिक मेरी समझ में नहीं आया, समझ में ही। खैर कोई बात नहीं। तो ये तो थी हमारी सारी की सारी बातें, किसकी थी हमारी सारी की सारी बात, किसके लिए, आपके टाइफॉइड के लिए। उसके अलावा बच्चों के अंदर क्या टाइफॉइड का टीका लगता है? यस, बच्चों के अंदर टाइफॉइड का टीका लगाया जाता है, और उस वैक्सीन का नाम है टैब, यानी वैक्सीन क्या हो गया कि टैब वैक्सीन, एक वैक्सीनेशन लगती है जिसका नाम क्या हो गया, टैब वैक्सीन हो गया। और लेकिन इसकी खास बात क्या है कि ये केवल 7 साल तक ही वैलिड होती है, यानी ये केवल 7 साल तक इफेक्टिव होती है, उसके बाद में बच्चों को टाइफाइड होने का खतरा फिर से हो जाता है, बच्चों को लगाई जाती है। तो दैट्स ऑल अबाउट क्या था, ये टाइफॉइड के बारे में था। आई बात समझ में? तो सोच तो रहा था मैं कि एक ही लेक्चर के अंदर आपका न्यूमोनिया और टाइफाइड दोनों के दोनों क्या कर दूं, पूरे कर दूं, लेकिन आई एम सॉरी, हमारी क्या होगी, यहाँ पर लाइट चली गई, और लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बारिश हो रही है तो लाइट भी प्रॉब्लम कर रही है यहाँ पर। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। और जैसे ही मुझे आज दोबारा मौका मिलेगा तो मैं वापस से क्या कर लूँगा, निमोनिया वाला पोर्शन, मतलब बैक्टीरियल डिजीज आज मुझे पूरी करनी है, ठीक है। एक और अगली बीमारी बचती है निमोनिया की, हालांकि उस बीमारी में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, इससे तो कम ही कंटेंट है उसका, 5-7 मिनट की वो बीमारी कुल है, तो उसे भी हम क्या कर लेंगे, पूरी कर लेंगे। क्लियर है? चलो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, ऑल द बेस्ट।